हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आप सभी का मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मंजिल एकेडमी आपको जो आपकी मंजिल है, चाहे रीट एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, चाहे उर्दू लैंग्वेज से संबंधित कोई भी आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ एक और मेहरबानी करें, क्लास शुरू होने से पहले एक रजिस्टर और एक पेन ज़रूर लेकर बैठें, क्योंकि आपको जो भी मैं ये स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन ज़रूर करते जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है साथियों आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बिना देर किए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हमारी क्लास है साथियों उर्दू ग्रामर का एक टॉपिक है ज़मीर, जो आपके रीट एग्ज़ाम में, सीटेट एग्ज़ाम में या चाहे किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम में हो, अगर आपके उर्दू लैंग्वेज है तो उसमें ये टॉपिक आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ज़मीर से मुराद यहाँ पर अगर हिंदी में हम देखें तो ये नाम हिंदी में कहते हैं सर्वनाम और इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। अब इसको एक एक करके हम इसको समझते हैं। ज़मीर कैसे कहते किसे हैं साथियों? वो लफ्ज़ जो इस्म की जगह बोले जाते हैं वो ज़मीर कहलाते हैं। वो लफ्ज़ जो इस्म की जगह बोले जाएं। इस्म से मुराद, मैंने अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेहरबानी करके इससे पहले वाले वीडियोस ज़रूर देखें, क्योंकि हमने बिल्कुल बेसिक से उर्दू लैंग्वेज का पाठ्यक्रम शुरू किया है, बिल्कुल शून्य से। तो इस्म से मुराद यहाँ पर मतलब आपने पढ़ा होगा हिंदी के अंदर संज्ञा, उर्दू को उसमें बोलते हैं इस्म। किसी भी व्यक्ति, जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। तो इस्म की जगह जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा वो क्या कहलाता है? ज़मीर। जैसे मिसाल देखें हम साथियों, वो, ये है, मैं, हम, तुम सब वगैरह। अब यहाँ पर जैसे किसी व्यक्ति विशेष या किसी जगह है कोई ख़ास या किसी स्थान कोई ख़ास है, उसका अगर नाम नहीं लिया जा रहा है और उसकी जगह अगर ये नाम यूज़ किए जा रहे हैं तो वो क्या कहलाता है साथियों? ज़मीर कहलाता है। यहाँ पर आप नोट लगाकर एक बात ज़रूर लिखें। ज़मीर से ये फ़ायदा है कि किसी नस्र में जो इस्म पहले गुज़र चुका है उन्हें दोहराना नहीं पड़ता और ज़बान में अल्फाज के दौरान उनसे बदनुमाई पैदा होती, क्योंकि इनसे बदनुमाई पैदा नहीं होती है साथियों। यहाँ पर नहीं है। कैसे? इस लाइन को इस तरीके से समझे साथियों। यहाँ पे एक शब्द आया है नस्र, यहाँ पर एक लफ्ज़ है नस्र। नस्र से मुराद यहाँ पर जैसे हमने हिंदी में पढ़ते हैं ना साथियों, गद्यांश और पद्यांश, तो उर्दू के अंदर इसको गद्यांश को बोलते हैं नस्र और पद्यांश को बोलते हैं नज़्म। तो इसको आप ध्यान रखना। तो नस्र के अंदर ज़मीर का इस्तेमाल करने से आपको वो जो तहरीर लिखी हुई है, जो भी आपका पाठ है, वो उसके अंदर बदनुमाई पैदा नहीं होती है। जैसे मान लो कि कोई एक मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, जैसे कि अहमद बाज़ार गया, अहमद ने वहाँ से सब्ज़ी ली, अहमद ने वहाँ से शक्कर ली, अहमद ने फिर गाड़ी पकड़ी। इससे क्या बदनुमाई पैदा आती है। अगर आप इसी कहानी के अंदर अहमद जो लफ्ज़ है उसको एक बार इस्तेमाल करो, अहमद ने सब्ज़ी ली, फिर उसने वहाँ से अपने क्या बोलते हैं बस पकड़ी, फिर वहाँ से उसी ने वो क्या बोलते हैं सब्ज़ी ख़रीदी और फिर उसने चॉकलेट ख़रीदी, फिर उसने शक्कर ख़रीदी। यानी कि उसने, उसकी जगह हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? उसने। तो यहाँ पर ये ज़मीर का इस्तेमाल होता है। अब ज़मीर की कितनी किस्में हैं साथियों? ज़मीर की 5 किस्में हैं। ज़मीर शख्सी, जिसका दूसरा नाम मुतलक भी है साथियों। ज़मीर शख्सी या ज़मीर मुतलक, ज़मीर मौसूली, ज़मीर इस्तफ़हामी, ज़मीर इशारी, ज़मीर तनकीरी। साथियों, जो कॉलेज से है या जिनके स्कूल एजुकेशन में उर्दू नहीं थी उनके लिए थोड़ा सा कि ये लफ्ज़ मुश्किल है, तो आप एक बार ज़रूर मेरे साथ बोलें। ज़मीर शख्सी या ज़मीर मुतलक, ज़मीर शख्सी या ज़मीर मुतलक, ज़मीर मौसूली, ज़मीर इस्तफ़हामी, ज़मीर इशारी और ज़मीर तनकीरी। तो ज़मीर की कुल कितनी किस्में हैं साथियों?
5 किस्में हैं, आपको याद रखना है। अब एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले ज़मीर शख्सी या ज़मीर मुतलक़ी किसे कहेंगे? वो ज़मीर जो किसी शख्स, जगह या चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए, यानी कि वो ज़मीर जो किसी शख्स, जगह या चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए। जैसे मिसाल देखें हम, मैं, आप, तुम, हामिद। मैं, आप, तुम, ये क्या है साथियों? ज़मीर हैं। और इसकी एक मिसाल देखें, जैसे हामिद बाज़ार गया और वो वापस नहीं आया, और वो वापस नहीं आया। यहाँ पर ये जो वो लगा है ना, ये साथियों क्या है? ज़मीर शख्सी है। समझ में आया साथियों? अगर यहाँ पर अभी इससे पहले हमने नोट लगा कर लिखा था ना, बदनुमाई पैदा, यानी कि बुरा लगेगा। अगर हम इसी सेंटेंस को ऐसे बोलते हैं कि भाई हामिद जो है बाज़ार गया और हामिद वापस नहीं आया, तो थोड़ा सा बदनुमाई पैदा होती है इससे। इसकी जगह अगर हमने ज़मीर को इस्तेमाल किया है, और वो भी ज़मीर मुतलक, क्योंकि ज़मीर शख्सी, यहाँ पर शख्स कौन है? हामिद है। और हामिद के लिए कौन सी ज़मीर इस्तेमाल की जा रही है? वो। तो इसका मतलब ज़मीर शख्सी या ज़मीर मुतलक किसे कहेगी? जो किसी शख्स, जगह या चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाए, वो कौन सी ज़मीर कहलाती है? ज़मीर शख्सी या ज़मीर मुतलक। अब यहाँ पे आपको बहुत ही सोच समझकर अच्छे से समझना है साथियों। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स ज़रूर करना, और एक नहीं 2 बार 3 बार 4 बार इस वीडियो को ज़रूर देखना अगर नहीं समझ में आए तो। बिल्कुल हम हिंदी, इंग्लिश, उर्दू को तीनों को एक साथ रखकर मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ साथियों। फिर आगे है ज़मीर शख्सी है, वो 3 किस्में होती है ज़मीर शख्सी की, 3 हालात होती है ज़मीर अपने शख्सी की। कौन कौन सी? जैसे आपने इंग्लिश के अंदर पढ़ा होगा साथियों, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है आई, माई और मी, और सेकंड पर्सन होता है यू, योर, यू। थर्ड पर्सन में होता है ना, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, नेम, ये सब थर्ड पर्सन में है। तो आप साथियों ज़मीर के अंदर आपको यही 3 हालात भी देखने को मिलेंगे। अब उसको उर्दू में क्या कहते हैं साथियों? वैसे मैंने आपकी इस समस्या के समाधान के लिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है इंग्लिश के अंदर, तो आपको मुझे नहीं लगता कोई समस्या आएगी। तो ज़मीर की 3 किस्में या ज़मीर की 3 हालात कौन से हैं? सबसे पहला है मुतकल्लिम। कई बार पूछा जाता है साथियों। मुतकल्लिम का मतलब जो खुद बात करता है, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन है, जो फर्स्ट पर्सन है वो कौन होगा? मुतकल्लिम। अब मुतकल्लिम में भी साथियों एक बात का ध्यान रखना है, वाहिद अगर मुतकल्लिम है तो उसके साथ में मैं, मुझे और मेरा ज़मीर आएगा, और अगर जमा मुतकल्लिम है तो उसके साथ हम, हमें या हमको मुतकल्लिम आएगा। यानी कि आप जिस लफ्ज़ को, जिस वाक्य में आप इस्तेमाल कर रहे हो ज़मीर, अगर वो किसी एक व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है तो आपको उसमें मुतकल्लिम यूज़ करना पड़ेगा ज़मीर को, और अगर वो बहुत सारे लोगों के लिए बोला जा रहा है तो उसमें आपको जो आपकी ज़मीर है वो जमा इस्तेमाल करनी पड़ेगी। यानी जो खुद बात करता है ऐसे शख्स के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल होती है उसे ज़माइर मुतकल्लिम कहते हैं। जैसे मैं ख़त लिखूँगा, यहाँ पर क्या इस्तेमाल हो रहा है? मैं, तो खुद बात कर रहा है अपने आप से, और फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को उर्दू में क्या बोलते हैं? मुतकल्लिम। समझ में आया साथियों? अब दूसरा हम देखते हैं, ज़मीर की जो दूसरी किस्म है वो क्या कहती है? इसको बोलते हैं हाजिर या मुखातिब। हाजिर या मुखातिब, और इंग्लिश के अंदर इसको बोलेंगे अपन सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन यानी हाजिर या मुखातिब, जिससे बात की जाए। आपके जो सामने भाई कोई भी व्यक्ति आप जिससे बात कर रहे हो वो क्या होगा? आपके सामने हाजिर होगा, और तभी तो वो आपके सामने मुखातिब होगा, तभी तो वो सेकंड पर्सन होगा। सेकंड पर्सन यहाँ पर ये वही कंडीशन यहाँ पर भी लागू है साथियों। आप अगर हाजिर मुखातिब यूज़ तो कर रहे हो, ज़मीर हाजिर मुखातिब यूज़ तो कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना कि अगर आप वाहिद यूज़ करोगे तो उसके लिए तू, तुझे, तेरा। अगर आप जमा यानी बहुत सारे लोगों के लिए ज़मीर यूज़ कर रहे हो तो तुम, तुम्हें, तुम्हारा। ये ध्यान रखना, ये सावधानी रखना साथियों। जैसे मान लो कि मैं आपको एक मिसाल दूँ कि अहमद बाज़ार गए, या जैसे मान लो कि मेरे पास एक साइकिल है, एक साइकिल हैं, ये हैं लिख रहा हूँ मैं, ये हैं।
हैं। तो यहाँ पर आप ये गलती है, क्योंकि यहाँ पर एक ही है, सिर्फ एक साइकिल, तो यहाँ पे क्या आएगा, है आएगा। तो वाहिद के साथ वाहिद अपने मुतकल्लिम होगा और हाजिर होगा, और जमा के साथ जमा मुतकल्लिम या जमा हाजिर होगा। इसका ध्यान रखना साथियों। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मिसाल है ना, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। यहाँ पर तुम क्या है, जमा हाजिर, और तुम मतलब यू, योर और यू। ये कौन सा पर्सन होता है साथियों, सेकंड पर्सन। अब आगे बढ़ते हैं साथियों। तीसरी जो ज़मीर आप इस्तेमाल करेंगे वो ज़मीर इस्तेमाल करेंगे गायब। गायब का मतलब क्या होता है, जिसके बारे में बात की जाए। यानी कि देखो ये ए है, यानी कि ये ए है और ये बी है। ये ए मैं हूँ और बी आप हो। हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं। अब हम दोनों जब आपस में बात कर रहे हैं तो मैं तो हूँ मुतकल्लिम और आप हो हाजिर। अब हम दोनों अगर किसी तीसरे के लिए बात कर रहे हैं, ये तीसरा बंदा है ये, तो ये क्या होगा, गायब का मतलब हमारे सामने हाजिर नहीं है, तो गायब तो वैसे भी हो गया, ये हमारे सामने हाजिर नहीं है, हम तो उसके बारे में बात कर रहे हैं, मतलब थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा अपने ज़मीर के लिए गायब, यानी कि इसको थर्ड पर्सन बोलते हैं ना अपन। थर्ड पर्सन जैसे इंग्लिश के अंदर ज़्यादातर आपने देखा होगा, काफ़ी लोग एक तोते की तरह रटे हुए रहते हैं। थर्ड पर्सन कौन होते हैं, ही, शी, इट, नेम, है ना। तो इस तरीके से आपको थर्ड पर्सन के अंदर भी आपको ये ध्यान रखना है साथियों। अगर आप वाहिद इस्तेमाल करोगे तो उसके साथ वो, उसे, उसका, और जमा गायब इस्तेमाल करोगे तो वो, यानी वो सब, और उनका और उनको। तो ये समझ में आया साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया है। जो ज़मीर की दूसरी किस्म है साथियों, वो है ज़मीर मौसूली। ज़मीर मौसूली वो ज़मीर है जिसकी हालत का इल्म उसके बाद आने वाले दूसरे जुमले से हो। यानी एक जुमले को पूरा करने के लिए कोई दूसरा जुमला जुड़ा हुआ होता है, यानी कि एक वाक्य के साथ दूसरा वाक्य होगा ज़मीर मौसूली के अंदर। जैसे मिसाल देखते हैं हम, वो किताब जो कल चोरी हो गई थी मिल गई। वो किताब जो कल चोरी हो गई थी मिल गई, और जिसने मुझे ये किताब दी वो चला गया। देखो दो वाक्य साथियों, वो किताब जो कल चोरी हो गई थी, एक तो ये वाक्य हो गया यहाँ तक, वो किताब जो कल चोरी हो गई थी मिल गई, दो वाक्य हैं। अब इसमें कहता क्या है, ज़मीर मौसूली क्या कह रहा है, वो ज़मीर है जिसकी हालत का इल्म इसके बाद आने वाले दूसरे जुमले से हो। अब वो किताब जो कल चोरी हो गई थी, अब इसकी जो पहला वाक्य है, पहला जुमला है, इसकी हालत का अंदाज़ा यहाँ ही अगर हम इस सेंटेंस को रोक दें यहीं पे, वो किताब जो कल चोरी हो गई थी, यहीं तक। अब आगे हमें नहीं पता चल रहा है ना कि भाई वो किताब मिली है कि नहीं मिली है, कि कहाँ मिली थी, कैसे मिली थी, आगे हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे जिसकी हालत का इल्म उसके बाद के आने वाले दूसरे जुमले से हो, या एक जुमले को पूरा करने के लिए कोई दूसरा जुमला हो, तो यहाँ पे दूसरा जुमला क्या है, मिल गई। तो इस कंडीशन में आपको याद रखना है, यहाँ पर ज़मीर मौसूली कौन है, जो, ज़मीर मौसूली क्या है, जो किताब, वो किताब जो कल गुम गई थी वो मिल गई है, और जिसने मुझे ये किताब दी वो चला गया है। जिसने मुझे वो किताब दी, किताब का संबंध किससे, जिससे, जिसने मुझे ये किताब दी वो चला गया है। समझ में आया साथियों, यानी कि किताब दी यहाँ तक एक जुमला है, अब वो चला गया यहाँ दूसरा जुमला आ गया। इसी तरीके से वो किताब जो कल चोरी हो गई थी यहाँ पे अलग जुमला है, और मिल गई ये अलग जुमला है। इन दोनों जुमलों को, यानी कि दूसरा जुमला अगर जुड़ा हुआ रहता है तो उसके साथ में उसमें कौन सी कंडीशन आएगी, ज़मीर मौसूली। इसकी भी मुख्तलिफ हालात हैं। अगर वाहिद के साथ आप इसको इस्तेमाल करोगे तो जो या जिसने, जिसको, जिसका। अगर ज़मीर मौसूली को आप जमा के साथ इस्तेमाल करोगे तो जो मतलब जो सब, जिन्होंने या जिनको या जिन्हें। अब यहाँ पर एक नोट लगाकर बात लिखें साथियों, इसको मैंने और अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। एक लफ्ज़ आता है आपके सिला,
सिला किसे कहेंगे? इसमें मौसूल के बाद जो जुमला आता है उसे सिला कहते हैं। इसमें मौसूल के बाद, इसमें मौसूल अभी जैसे इस जुमले में हमने पढ़ा था ना, जो या जिसने, जो या जिसने या जिसने, जो या जिस, ये क्या है? इसमें मौसूल है। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझो इस बात को कि सिला, इसमें मौसूल के बाद जो जुमला आता है उसे सिला कहते हैं। और जवाब सिला किसे कहेंगे? इसमें मौसूल जुमले को पूरा करने वाले जुमले को जवाब सिला कहते हैं। देखो इस एग्जाम्पल से, इस मिसाल से हम समझते हैं। जिसने मुझे ये किताब दी वो चला गया, जिसने मुझे वो किताब दी वो चला गया। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? हम ज़मीर के किस्में पढ़ रहे हैं, इसमें मौसूल। इसमें मौसूल के अंदर देखो जो और जिसने, अभी हमारे एग्जाम्पल में आए थे ना, जो और जिसने। तो यहाँ पर इस वाक्य में देखो जिसने, तो जिसने ये तो हो गया इसमें मौसूल। अब दूसरी बात क्या कह रहा है ये? सिला क्या है? सिला कहते हैं इसमें मौसूल के बाद जो जुमला आता है उसे सिला कहते हैं। अब इसमें मौसूल आपने पकड़ लिया कि भाई यहाँ पर जिस जो लफ्ज़ है वो है इसमें मौसूल। अब सिला क्या होगा? इसके जस्ट बाद आने वाला जुमला क्या है? वो सिला है। मौसूल के बाद आने वाला जुमला क्या है? सिला है। और इस वाक्य को, इस जुमले को पूरा करे दूसरा जुमला जो जुड़कर आता है वो क्या है? जवाब सिला। वो क्या है साथियों? जवाब सिला। समझ में आया? यानी कि अगर आपने इसमें सबसे जो बड़ी बात है इसमें आपके लिए, आप सिर्फ ओनली फॉर इसमें मौसूल को ढूंढ लो। इसमें मौसूल को ढूंढते ही उसके जस्ट बाद वाला वाक्य वो क्या होता है? आपका सिला होता है। और इसको जो जोड़ने वाला वाक्य है, इसको पूरा करने वाला जो जुमला है वो क्या कहलाता है? जवाब सिला। अब आगे बढ़ते हैं साथियों, ज़मीर इस्तिफ़हामी। ज़मीर इस्तिफ़हामी वो ज़मीर जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाए, या किसी चीज़, किसी आदमी या किसी बात को दरियाफ्त करने के लिए बोला जाए, जैसे कौन, क्या, कहाँ, कैसे। ज़मीर इस्तिफ़हामी, इस्तिफ़हामी का मतलब, आप इस्तिफ़हामी नाम आते ही ये इसकी पहचान है साथियों। प्रश्नवाचक चिन्ह उर्दू के अंदर इस तरीके से और हिंदी के अंदर इस तरीके से। तो ज़मीर इस्तिफ़हामी जहाँ कहीं पे भी होगी, अगर आपको पहचानना है तो उसके अंदर एक तो सब बड़ी पहचान यही है कि उसके साथ में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा। तो यहाँ पर हम देखें, वाहिद के साथ आप कौन सी ज़मीर इस्तिफ़हाम इस्तेमाल करोगे? कौन, किसे, किसका, और कौन सब, किन हैं और किन का जमा के साथ में। जैसे मिसाल देखें, अहमद कहाँ गया, ये देखो लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, और किस सवाल पूछ रहा है? अहमद कहाँ गया। तुम कैसे हो, ये प्रश्नवाचक चिन्ह, तुम कैसे हो। समझ में आया साथियों? अब हम बढ़ते हैं अगली किस्म की ओर। हमारी अगली किस्म है ज़मीर इशारी। वो ज़मीर जो करीब या बाईद के लिए इशारों के तौर पर, इशारे से बस इशारा समझ लेना आप, इशारों के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। जैसे करीब के माने होता है नज़दीक, करीब के लिए ये और यहाँ, और बाईद के माने होता है दूर। बाईद के माने क्या होता है? दूर। तो यहाँ पर बाईद के माने हो गया वो और वहाँ, यानी कि जो हमारे नज़दीक है उसके लिए तो ये और यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, और बाईद के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? वो और वहाँ। जैसे मिसाल देखें, वो जा रहा है, तो यहाँ पर किसके माने हो रहे हैं? बाईद के माने हो रहे हैं। और इसने कहा था, इसने यहाँ पर नज़दीक का माना हो रहा है। और अब है ज़मीर तनकीरी। ज़मीर तनकीरी किसे कहेंगे साथियों? ज़मीर तनकीरी वो ज़मीर जो अनजान या नामालूम चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो, अनजान या नामालूम चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो, यानी गैर यकीनी शख्स, जगह और चीज़ के लिए जो ज़मीर आए वो ज़मीर तनकीरी कहलाती है। जैसे कोई, ये अशख़ास, अशख़ास साथियों शख्स की जमा है, अशख़ास शख्स की जमा है। अगर ये किसी व्यक्तियों के लिए आ रहा है और वो भी अनजान, जिसको हम जानते हैं, जैसे हम जानते नहीं, जैसे मान लो कि अगर मैं अहमद को जानता हूँ तो अहमद का तो मैं नाम लेके बोल रहा हूँ। जैसे मेरे पास अहमद खड़ा तो मैं सीधा सा बोल दूँगा मेरे पास अहमद खड़ा था। और मैं अगर किसी अनजान शख्स के लिए इस्तेमाल करूँगा तो मैं तो यही कहूँगा कि मेरे पास कोई व्यक्ति या कोई इंसान खड़ा था। तो आपको अनजान शख्स या अनजान चीज़ या अनजान जगह के लिए अगर आपको ज़मीर इस्तेमाल करनी है तो वो ज़मीर क्या कहलाएगी? ज़मीर तनकीरी। वो क्या कहलाएगी? ज़मीर तनकीरी। जैसे कोई, ये तो हो गया अशख़ास के लिए, और कुछ ये हो गया अशिया के लिए। अशिया का मतलब होता है चीज़ें, अशिया का मतलब होता है चीज़ें,
और अशखास मतलब होता है व्यक्ति विशेष। तो आप इस तरीके से समझें इसको। अगर हम किसी भी अनजान इंसान के लिए बोल रहे हैं तो कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, कोई ज़मीर इस्तेमाल करेंगे, और अगर किसी अनजान या नामालूम चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो कुछ इस्तेमाल करेंगे, या जैसे कुछ लोग, कुछ चीज़ें, कुछ बुक्स, कुछ पेंसिल, इस तरीके से। नोट लगाकर एक बात लिखना साथियों, ज़मीर तनकीर के अरबी लफ्ज़ बाज़, जो ज़मीर तनकीर है उसका अरबी लफ्ज़ है एक बाज़। जैसे इसकी मिसाल देखें हम, बाज़ लोगों का ये ख्याल है। अगर आपको अरबी लफ्ज़ कभी पूछ ही ले कि भाई 4 ऑप्शन दे दे आपको कि भाई निम्न में से या मंदरजा जेल में से जो ज़मीर की जो किस्में हैं उसके अंदर अरबी लफ्ज़ का कौन सी ज़मीर है, तो आप याद रखना जो बाज़ लफ्ज़ है वो ज़मीर तनकीरी में अरबी लफ्ज़ है। और इसकी अगर मिसाल देखें तो बाज़ लोगों का ये ख्याल है, तो यहाँ पर आप याद रखना साथियों। और फिर अगली लाइन है, फ़लाँ, चंद और कुल भी ज़मीर तनकीरी में इस्तेमाल होते हैं। क्या क्या? फ़लाँ, चंद और कुल। जैसे फ़लाँ ने कहा, चंद लोगों ने हामी भरी थी, चंद लोगों ने हामी भरी थी। यहाँ पर साथियों आप इस नाम से समझें, आप ज़मीर तनकीरी से आप ये माना समझें कि भाई जो चीज़ होगी या जो इंसान होगा वो अनजान होगी या नामालूम होगी। अब फ़लाँ से हमें किसी का नाम मालूम थोड़ी हो रहा है। चंद, कोई एग्जैक्ट आंकड़ा हमारे पास थोड़ी मिल रहा है। कुल का मतलब बहुत सारे, कोई फिक्स एक आंकड़ा थोड़ी है हमारे पास। इस तरीके से अब जहाँ कहीं पे भी ज़मीर इस्तेमाल हो तो वो ज़मीर तनकीरी होती है। ज़मीर तनकीर दूसरे ज़मीर के साथ मिलकर मुरक्कब भी आती है। मुरक्कब, आपने अगर इससे पहले वाले मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं, मुफरिद हुरूफ है या मुरक्कब हुरूफ हैं, आप ज़रूर देखें इससे पहले मेहरबानी करके। आपको बिल्कुल सारा कॉन्सेप्ट उर्दू की लैंग्वेज की जो थ्योरी है वो आराम से समझ में आ जाएगी। जैसे जो कोई, जिस किसी, हर कोई और सब कुछ। जो कोई, जिस किसी और हर कोई और सब कुछ वगैरह, ये क्या होती है साथियों? ज़मीर तनकीरी दूसरे ज़मीर के साथ मिलकर। अब यहाँ पर आपको जो, जिसने, ये कौन से हैं? मौसूली है ना साथियों, ज़मीर मौसूली। इनके साथ में अब कोई, किसी, ये मिल गया तो ये ज़मीर तनकीरी हो गई। अब नोट लगाकर एक बात और लिखें साथियों, इसमें इशारा और ज़मीर इशारा में फ़र्क। इसमें इशारा और ज़मीर इशारा दोनों में फ़र्क है। इस्म का मतलब वही व्यक्ति, स्थान, जगह के नाम को इस्म कहते हैं। और इशारा का भी हमने देखा ऊपर, यहाँ ये आपके सामने रहा इशारा। करीब के माने में हो तो यहाँ, और ये बाईद के माने में हो तो वहाँ और वो। अब यहाँ पर अंतर क्या है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? इसमें इशारा के बाद आम तौर पर इस्म होता है। इस्म होता मतलब किसी, या तो आपको कोई इंसान का नाम मिलेगा, या किसी जगह का नाम मिलेगा, या किसी चीज़ का नाम मिलेगा। तो इसमें इशारा के बाद आमतौर पर इस्म होता है, जबकि ज़मीर इशारी में ज़मीर के बाद इस्म नहीं होता। बिल्कुल आसान बासामा है साथियों। ज़मीर इशारा के अंदर इस्म नहीं होता, यही दोनों में अंतर है। और ये सवाल पूछा है आरटेट 2015 के अंदर, दरवाजे पर कौन आया? यहाँ पर आया, दरवाजे पर कौन आया, यहाँ कौन है? कौन तो ज़मीर इस्तिफ़हामिया। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह भूल गया साथियों, आप लगा लेना। तो कौन आया, पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है, दरियाफ्त कर रहा है, तो सवाल पूछते ही इस्तिफ़हामिया आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो साथियों आज की ये हमारी क्लास जो ज़मीर को लेकर थी उर्दू कवायद की, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर पूरा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इतनी मेहरबानी ज़रूर कर देना, इसको लाइक करना और इस मेरी मेहनत को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाना जो पहली बार उर्दू लैंग्वेज का पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं और रीट में या सीटेट एग्ज़ाम में पहली बार बैठ रहे हैं। तो आप इतनी मेहरबानी ज़रूर करना, उन लोगों तक शेयर ज़रूर करना। और अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं और सच में ईमानदारी से अगर उर्दू लैंग्वेज का पाठ्यक्रम पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहें।
अब दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।